नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं नगमा। देश की बात में आज बात वीआईपी कल्चर की, जिससे खास तौर पर अधिकारी और नेता ग्रस्त हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की खासियत है कि हर छोटे बड़े अधिकारी और नेता को ये खास शौक है कि जनता जाने कि वो कितने खास हैं। जैसे ही कोई पद मिला, गाड़ी पर लाल बत्ती लग गई, पद लिखा गया और सड़क पर गाड़ी ऐसे दौड़ाने लगते हैं जैसे सड़क पर बस उन्हीं का अधिकार है। फिर भी ये मोह नेताओं और अधिकारियों को साल 2017 में छोड़ना पड़ा था। लाल बत्ती गैर कानूनी कर दी गई, पर माननीय ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। धीरे धीरे बत्ती की जगह हूटर ने ले ली। हूटर से जोर की आवाज करके नेता और अधिकारी सड़क पर अपनी आमद दर्ज कराने लगे। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सड़क पर वीआईपी हूटर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी इजाजत कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस वालों को है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को है। लेकिन मध्य प्रदेश में किस धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, देखिए अनुराग द्वारी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। खुद कानून बनाने वाले मंत्री और विधायक कैसे कानून तोड़ रहे हैं। माननीय अब इस नई लाल बत्ती से अपनी आमद की दस्तक देते हैं। हूटर बजाते हुए जनता के बीच पहुंच जाते हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं, इस विधानसभा में कानून बनते हैं, लेकिन यही कानून बनाने वाले कानून को ताक पर रखकर क्या तर्क देते हैं, सुनिए। लाल बत्ती तो नहीं है। ये बात जरूर है कि भीड़ भाड़ जब ज्यादा होती है, क्राउड होता है, लोग हटते नियम मवेशी इत्यादि हैं, तो इस कारण से भी आवश्यकता कभी पड़ती होगी। अभी अपनी अपनी सुरक्षा के ऊपर है, हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं। हूटर से क्या है, ये वीआईपी कल्चर में तो नहीं आता है। कभी कभी वीआईपी को निकलने में कभी इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का ही था कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो, उसके बावजूद भी यदि ऐसा था इसको उतार देंगे, हमको क्या तकलीफ है, हम तो ये उतार के चल देंगे। मेरा इसमें हूटर नहीं है, लगा हुआ है। नहीं, वो उसमें कनेक्शन नहीं है। अच्छा, कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो बगैर कनेक्शन का लगा हुआ। प्रतीकात्मक लगा है। नहीं, वो चुनाव के टाइम पे लगा था, फिर बच्चों ने निकाला नहीं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हूटर की हनक सिर्फ सत्ता पक्ष को है, मामला सर्वदलीय है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन हम लगाए हैं, लोग वाक तो लगाए हैं। बाकी जो शासन के कानून का हिलना नहीं होना चाहिए। इसमें एक अभी बड़ी दिक्कत आ जाती है हूटर की। हूटर वजह ये हो जाती है कि हम लोग जब फंस जाते हैं और कहीं अटेंडम एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है और वहाँ घुसना पड़ता है विधायकों को, तो उस स्थिति में जैसे अभी बाढ़ आ गई, कहीं जाम लग गया, बहुत स्थिति में हमको किसी को अस्पताल भिजवाना है, तो कोशिश की जाती है कि उस समय इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, और कोई इसका रीज़न दूसरा रहता नहीं है। हूटर और लाल बत्ती दोनों चीज़ में अंतर है। और हूटर जब स्वस्थ चुनाव आचार संहिता होती तब उसमें अलाउ नहीं है। हो सकता है, लेकिन हम समझते कि अभी इस पे उतना फोकस सरकार का या किसी उसका था नहीं। जनरली ज़्यादातर विधायक और दीगर जनप्रतिनिधि, विधायक तो ठीक है जी, दीगर जनप्रतिनिधि भी उसका यूज़ करते। जिस दिन सरकार बहुत स्पष्ट कर देगी उस दिन वो भी बस बंद हो जाएगा। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही फैसला दिया। 1 मई 2017 से सरकार ने लाल बत्ती पर अंधेरा कर दिया, तो नेताजी ने नया जुगाड़ ढूंढ लिया। हालांकि कानून साफ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119 में खेती में लगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियों को ही हूटर की इजाजत है। बेजा इस्तेमाल पर जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन जुर्माना वसूले भी कौन, जब खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे सवालों से भाग खड़े हुए। आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, हूटर्स और लाल बत्ती पे पाबंदी थी, फिर भी अभी सारे मंत्री लगा के घूम रहे हैं। ऐसी तो नियमावली है नहीं। ये एक नया वीआईपी कल्चर तो नहीं है? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक मिनट बता। प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर खत्म कर ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, हर आदमी खास है, कि नई संस्कृति लाने की बात कही थी। आप कितने खास हुए पता नहीं, लेकिन माननीय वीआईपी थे और बने हुए हैं। सड़कों पर भी हूटर बजाकर मुनादी करते। देश में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन भारत के नेता भी कम जुगाड़ू नहीं हैं। उन्होंने लाल बत्ती को
इस सायरन से बदल दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आपने देखा अनुराग द्वारी की ये बहुत ही बेहद खास रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। और अनुराग मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन पे। अनुराग, ये कितना ज्यादा आम है ये सायरन, जिसमें बहुत जोर से आवाज करता है और तमाम तरह के तर्क इसके देते हैं? आप कितने संतुष्ट हैं इस तर्क से? एक मंत्री ने तो, एक जो नेता थे, मंत्री नहीं एक नेता थे, वो कह रहे थे कि हमें ऐसे ऐसे इलाकों में जाना होता है जहां भीड़ भाड़ होती है, मवेशी होते हैं, तो इससे भीड़ को हटाने में मदद मिलती है, इसलिए सायरन नहीं तो ये आवाज तो लगानी ही पड़ेगी। कुछ कहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बस ऐसे ही लगा लिया है। तो कितना आम है सत्ता में भी, विपक्ष के नेताओं में भी ये? देखिए नगमा, जिन इलाकों में नेताजी जाने की बात कहते हैं, अक्सर उन इलाकों में हम भी जाते हैं। बाढ़ में कवरेज हो या दंगों के दौरान कवरेज हो, तो क्या पुलिस प्रशासन हमें इजाजत देगा कि हम अपनी गाड़ियों पर सायरन लगाकर चलें, बत्ती लगाकर चलें? यानी ये तर्क बेमानी है। इन तर्कों में कोई दम नहीं है कि नेताजी आ रहे हैं तो उनको वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए ही 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी और 2017 1 मई से लाल बत्ती खत्म हो गई, लेकिन इस लाल बत्ती की जगह ये हूटर की हनक जो अब सत्ता या विपक्ष, मध्य प्रदेश में तो सरपंचों को भी हमने देखा है, विधायक प्रतिनिधियों को भी हमने देखा, पार्टी प्रवक्ताओं तक को हमने देखा है कि अपनी गाड़ी में हूटर लगाकर चलते हैं और बड़ी निर्लज्जता के साथ। कहीं एम्बुलेंस फंसी है, कहीं कुछ है, लेकिन नेताजी को रास्ता चाहिए। तो जबकि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में साफ कहा गया है कि जो कृषि के में इस्तेमाल में अगर कोई ट्रैक्टर है या हार्वेस्टर है या फिर और बाकी की चीजें हैं जो दमकल की गाड़ियां होती हैं या पुलिस की गाड़ियां, उनको भी हर वक्त नहीं, बल्कि अगर किसी के पायलट में लगी हैं या कोई और अतिरिक्त कारण हो, उसी वक्त सिर्फ ड्यूटी के दौरान ही पुलिस को गाड़ियों में भी सायरन लगा रह सकता है, बाकी के वक्त में नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ नेताजी नहीं, आप कई अधिकारियों को भी आप देखेंगे जिनकी गाड़ियों पर ये सायरन लगा हुआ है और वो बजाते भी दिख जाते हैं, जबकि इस कानून में 5,000 जुर्माने तक का प्रावधान है। लेकिन आपने शायद ही देखा होगा, कई गाड़ियों को आप देखिए कि उसमें ब्लैक फिल्म तक लगी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, जब प्राथमिकताएं नहीं हो, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने कल ही जो अनुपूरक बजट पास किया है उसमें लगभग 35 करोड़ रुपए तो मंत्रियों की साज सज्जा के बंगले के लिए फिर से रखा हुआ है, जबकि 1-1.5 साल पहले उनकी साज सज्जा हुई है और उसके 1 साल पहले कमलनाथ की सरकार के दौरान भी मंत्रियों ने लाखों रुपए उन्हीं बंगलों में खर्चे हैं। तो जिसको अंग्रेजी में लॉपसाइडेड प्रायोरिटीज कहते हैं, गलत प्राथमिकताएं कहते हैं, उसमें ये सरकारें जीती हैं। और उसी के मद्देनजर आप देखिए जिस तरह के तर्क नेताजी लोगों से आ रहे हैं कि बच्चे ने लगा दिया था और हम तो इन इलाकों में जाते हैं और इस वजह से हूटर लगाए रखते हैं, तो इन तर्कों में कोई दम नहीं है। जी धन्यवाद आपका अनुराग की एक खास रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने तमाम तरह के नेताओं से बात की है, किसी भी पार्टी के हों, और सभी अजीब तर्क दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार। अभिलाष जी, ये वीआईपी कल्चर जो है वो खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कितना ज्यादा नजर आता है? हमने अनुराग द्वारी, मेरे सहयोगी, की ये रिपोर्ट दिखाई जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष से भी बात कर रहे हैं और अजीबोगरीब तर्क हैं इस बात के लिए कि हालांकि लाल बत्ती बंद हो गई है लेकिन अब वो सायरन, हूटर लगा के इधर उधर घूमते हैं ताकि उनकी उपस्थिति, उनकी आमद जो है वो दर्ज हो जाए, पता चले कि कोई वीआईपी आ रहा है। ये बात सही है कि लाल बत्ती हटाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी ऐसे हैं जो लगातार बहुत बड़ी जिसको कहते हैं कारकेड लेकर चलते हैं और उसमें पता लगता है कि कोई बड़ा वीआईपी आ रहा है, ट्रैफिक रोका जाता है, हूटर्स का भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लाल बत्ती हटाने के पीछे की जो मंशा थी वो मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो रही है अभी। ये जो मंशा पूरी नहीं हुई है, इसके खिलाफ जब जगह जगह पर नेता जाते हैं, ये गैर कानूनी है, लेकिन बात यह है कि जब खुद कानून बनाने वाले इसका उल्लंघन करें तो क्या कार्रवाई हो, इसके खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे, जैसे अभी ये रिपोर्ट आई है सामने, इसको लेकर तमाम अपने अपने तर्क दे रहे थे, इसको लेकर किसी तरह की जी आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस तरीके की रिपोर्ट आप लोगों ने दर्शकों के लिए बताई है, बिकॉज अब हमारे यहाँ भारत में हम विदेशों के साथ में जब तुलना करते हैं तो विदेश के पार्लियामेंट में या बाकी जगह पर इस तरीके से हूटर्स या लाल बत्ती का कल्चर कभी रहा नहीं, हमारे देश में रहा ही है, क्योंकि हमारे नेता लोग ज्यादा दिखावे में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस थी वो भी अब बहुत ज्यादा कांग्रेस जैसी दिखने लगी है हर राज्य में।
तो मध्य प्रदेश में चाहे होम मिनिस्टर हो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ 4-4, 6-6 गाड़ियां चलती है, सायरन बजते रहते हैं, आगे गाड़ियां चलती है। तो भोपाल शहर में यदि मुख्यमंत्री अपने निवास से करीब 2-3 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाते हैं तब भी 8-8, 10-10 गाड़ियां उनके साथ जाती है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ लाल बत्ती हटाने से फायदा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। ये हूटर और इतनी गाड़ियां और ये कैवलकेड जो चलता है इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करना चाहिए, जो मैं भी इस चीज को मानता हूं कि इसको तुरंत रोका जाना चाहिए और सरकार पर ये और नेताओं पर दबाव जनता ही ला सकती है। काफी ज्यादा ये डिस्टर्बेंस भी पैदा करता है क्योंकि बहुत जोर की आवाज है। हालांकि इसकी इजाजत कुछ खास मामलों में है, जैसे एम्बुलेंस को है या पुलिस को किसी। आप नगमा जी देखिए, आप पिछले दिनों जब कानपुर गए थे हमारे प्रेसिडेंट कोविंद साहब, और वो जो ट्रैफिक रोका गया था उसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कंडोलेंस मैसेज भेजा, उनसे मिलने गए, सब कुछ हुआ। लेकिन मूल बात यही है कि एक देश का कोई वीआईपी, बहुत ज्यादा साधारण मंत्री जिसको हम वोट देकर चुनते हैं, वो यदि ट्रैफिक रोकने पर आमादा है, वो यदि इस तरीके की असुविधाओं के लिए भी कोई ज्यादा चिंतित नहीं है, तो निश्चित रूप से इस मामले में किसी न किसी तरीके का कोई लेजिस्लेशन या लॉ लाना चाहिए, जिसके चलते मुझे याद है एक प्रेसिडेंट भोपाल आए थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे, करीब 56-57 गाड़ियां उनकी थी और सारे रास्ते रोक के रखे थे 2-2 घंटों के लिए। आज भी कोई उस चित्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जी, धन्यवाद आपका अभिलाष खांडेकर। इस पर कार्रवाई की जरूरत है, इस पर आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि लाल बत्तियों को गैर कानूनी जब बताया गया 2017 में, उसके बाद से अब ये हूटर और जोर से आवाज करने वाले सायरन नेताओं ने, अधिकारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में लगाए, और उसके अजीबोगरीब तर्क भी हैं कि उन्होंने क्यों लगाए अपनी गाड़ियों में इस तरह के हूटर। तो यह अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट थी मध्य भोपाल से। इस वक्त देश की बात में अब एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद निशाने पर क्यों हैं पत्रकार? देश में पिछले साल 226 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इसमें उनकी हत्या, मारपीट, मुकदमे और धमकी देने के मामले शामिल हैं। इनमें से 114 पत्रकार सरकार या प्रशासन का निशाना बने। 13 पत्रकारों की हत्या हुई और 37 पकड़े गए। पत्रकारों पर आईपीसी की दफाओं के अलावा यूएपीए, एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, SC/ST एक्ट, IT एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे कानूनों में मुकदमे हुए। यह आंकड़ा प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 में सामने आया है। यूपी के सीतापुर जिले की महोली तहसील में पिछले कोरोना के दौरान अनाज बंट रहा था। स्थानीय पत्रकार रविंद्र सक्सेना के मुताबिक अनाज खराब था, उसमें कीड़े थे। उन्होंने अनाज पाने वाले बुजुर्ग से ये बातचीत दिखाई। साहब खराब है। क्या हो गया था बताइए, किसने दिया चावल आपको? ये टोनियम बंद थे, वो छोड़े गए हैं, ये दिए हैं पैकिंग। किसने आपको दिया था? ये तहसील, ये नगर पंचायत वाले ने दिया। तो ये आपके सारे सभी खराब निकल गए हैं चावल? तो एक पैकेट निकला है। रविंद्र सक्सेना पे वहां के लेखपाल की शिकायत पे 8 दफाओं में मुकदमा हो गया। अपने द्वारा खबर चलाई गई को डीएम को दिखाया भी गया था, तो डीएम ने कहा था कि आप बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं, मैं इसकी जांच कराता हूं और संबंधित लेखपाल से मिलकर इसको पैचअप कराता हूं। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल को गुजरात में 22 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि उनके 24 और 27 जून के 3 ट्वीट्स आपत्तिजनक और घांची समाज के खिलाफ हैं। आकार पटेल कहते हैं कि देश में कई ऐसे कानून अभी भी हैं जिनसे पत्रकारों को दबाव में लिया जाता है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 142वें नंबर पर है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं, जैसे कि सेडिशन है, क्रिमिनल डेफेमेशन है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जिसके जरिए सरकार जो है पत्रकारों पर दबाव डालती है और पत्रकार ये महसूस करता है कि वो अपना काम नहीं कर पाता। पत्रकारों के खिलाफ 2020 में हुए मामलों को अगर राज्यवार देखें तो इनमें उत्तर प्रदेश में 37, महाराष्ट्र में 22, जम्मू कश्मीर में 18, दिल्ली में 15, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में 11-11, तमिलनाडु में 10,
गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में 8-8, आसाम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा में 7-7, पंजाब में 6, राजस्थान में 5, बिहार और मध्य प्रदेश में 4-4, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में 2-2, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और उत्तराखंड में 1-1 मामले हुए। देहरादून के पत्रकार राजेश शर्मा को पुलिस ने 31 जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर कई आपराधिक दफाओं के साथ दफा 124A में देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया। राजेश कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनसे कहा कि उन्हें विकास दुबे की तरह मारने का आदेश है। रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कि तुम उनके खिलाफ अपनी अखबार में बहुत खबरें लिख रहे हो और अब राजद्रोह का मुकदमा झेलो, अब पता चल जाएगा, 2 साल से पहले नहीं छूटोगे। यूपी के बलरामपुर में 27 नवंबर 2020 को पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक को सैनिटाइजर छिड़क के जला के मार डाला गया, क्योंकि वो गांव के प्रधान के भ्रष्टाचार की खबरें छापते थे। प्रधान का बेटा उनके घर आया, उन्हें शराब पिलाई, जब नशे में हो गए तो उनके ऊपर सैनिटाइजर छिड़क कर उन्हें जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें जलाने के लिए प्रोफेशनल पायरोटेक्निक एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। जब पूछताछ इसमें शुरू की तब इसके अंदर रंजिशों का एंगल निकल करके आया। राकेश सिंह निर्भीक एक पत्रकार थे और काफी निर्भीक पत्रकार थे, तो उन्होंने कई बार ऐसा था कि कई लोगों के खिलाफ लिखा था और अभी हाल में ही उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था कि जो उनके गांव के प्रधान थे उनके खिलाफ ये लिख रहे थे। पत्रकारों को निशाना बनाने वालों में तमाम सरकारें, प्रशासन, तमाम पार्टियों के नेता, भीड़, अपराधी और बड़ी तादाद में सोशल मीडिया के ट्रॉल्स शामिल हैं। यही वजह है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे आता है। ब्यूरो इनपुट्स और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद केरल को लेकर क्यों बढ़ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंताएं? कोरोना का टीका लेने के बावजूद लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केरल में ऐसा 40,000 लोगों के मामले में देखा गया है और कुछ जिलों में कोरोना से दोबारा संक्रमित होने की रिपोर्ट भी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अब सबसे बड़ी चिंता यही है कि इतने बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी एस्केप भला कैसे? क्या वायरस में नया म्यूटेशन है? केरल को लेकर चिंता अब भी बरकरार है। कोरोना के मामले हैं कि थम नहीं रहे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केरल में 40,000 से ज्यादा ब्रेक थ्रू सामने आए हैं, यानी टीका लगने के बाद भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना का दोबारा संक्रमण जो न के बराबर होता है, वो भी केरल के कुछ जिलों में दिखा है। इतने बड़े स्तर पर ब्रेक थ्रू और री इन्फेक्शन ने इम्यूनिटी एस्केप को लेकर चिंता बढ़ाई है। वायरस के वेरिएंट में कहीं कोई नया म्यूटेशन तो नहीं? इसके आकलन को लेकर केरल से सभी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मांगे गए हैं। सबसे ज्यादा करीब 20,000 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन केरल के एक ही जिले पतनमथिट्टा में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें पहली डोज के बाद 14,974 और दूसरी डोज के बाद 5,042 लोग संक्रमित मिले हैं। बाकी जिलों में भी पहली डोज के बाद ही ज्यादातर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले रिपोर्ट हुए हैं। बढ़ते मामलों के मद्देनजर हाल ही में सेंट्रल टीम ने भी केरल का दौरा किया। मामले बढ़ने की कुछ शुरुआती वजहें दिखी हैं, बताई भी गई हैं। फौरी तौर पर यह एक राज्य की चिंता दिख रही है, पर यहाँ मामला संभालने को लेकर की गई कोई चूक देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लिहाजा कोशिश बढ़ते मामलों की तह तक जाने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में कल 11 जिलों में कोविड का एक भी केस नहीं आया, जबकि 4 जिले तो कोविड मुक्त होने की राह पर हैं। कभी कोविड हॉटस्पॉट रहे विदर्भ इलाके में या तो केस नहीं आ रहे हैं या इक्का दुक्का आ रहे हैं। फिक्र पुणे इलाके वाले पश्चिमी महाराष्ट्र को लेकर है, जहां से 70% मामले आ रहे हैं। 4 महीने पहले अप्रैल तक महाराष्ट्र का 11 जिलों वाला विदर्भ पूरी तरह से कोविड की आगोश में था।
आज इसी विदर्भ रीजन के 90% जिले 0 या फिर सिंगल डिजिट कोविड के मामले रिपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 15 जिले 0 या फिर सिंगल डिजिट केस दर्ज कर रहे हैं। धुले, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, वाशिम, नंदुरबार इन 6 जिलों में मंगलवार को कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ। धुले में 0, भंडारा में 1, गोंदिया में 2 और नंदुरबार में सिर्फ 4 एक्टिव कोविड मरीज बचे हैं। ये 4 जिले कोविड फ्री होने की राह पर हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि वायरस की आंख मिचौली कुछ हिस्सों में अब भी जारी है और टीकाकरण की रफ्तार जरूरत से कम है। ऐसे में किसी जिले या इलाके को कोविड फ्री कहना तकनीकी तौर पर सही नहीं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें आखिरी जो कोविड का केस हुआ था वो करीब 480 या उससे ज़्यादा थोड़े दिन, करीब 480 दिन तक कोई कोविड नहीं हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या कोविड मुक्त हैं? मैं नहीं समझता, इसलिए कि कोविड अभी गया नहीं है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके उस ठिकाने में, उस जगह में शायद कोविड इस समय ना हो, मगर कोविड अभी भी प्रांत में है और आपके करीबी डिस्ट्रिक्ट्स में है। जब तक नवंबर या दिसंबर साल का नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोविड के कितने केसेस अभी रहने वाले हैं और कितने समय तक कोविड रहेगा। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने बच्चों को बिना वैक्सीनेट किए 17 अगस्त से राज्य में स्कूल फिर से खोलने के फैसले का विरोध किया है। बच्चों के लिए उनकी ट्रायल्स चालू है और हो सकता है सितंबर से ये बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरे बच्चे 70% बच्चे उनका वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक स्कूल रीओपन करना ये जरूर खतरे से खाली नहीं बात रहेगी। दुनिया के कई देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में और कई देशों में ऐसे पाया गया है कि एक बार स्कूल शुरू हो गए लेकिन बाद में बच्चों में भी ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया और इसलिए फिर से स्कूल बंद करने पड़े। तो तीसरी लहर के पायदान पर खड़े रहकर इस तरह के तरीके से स्कूल ओपन करना ये बहुत ही खतरे की बात है। महाराष्ट्र में अब तक 4 करोड़ 75 लाख लोगों को टीका लग चुका है। 1 करोड़ 22 लाख को दूसरी डोज लग चुकी है। बाकी राज्यों की तुलना में टीकाकरण की रफ्तार यहाँ अच्छी तो है, पर अभी तक राज्य की करीब 10% आबादी को ही पूरी तरह टीका लग पाया है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले अब भी 5000 से 6000 के करीब अटके दिखते हैं, क्योंकि पुणे सर्कल वाले पश्चिम महाराष्ट्र रीजन से अब भी रोजाना 3500 से 4000 के करीब मामले नजर आ रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त से आम लोगों के लिए मुंबई लोकल खोल दी है, लेकिन इसमें सिर्फ वही आम लोग सफर कर सकेंगे जिन्होंने टीके के दोनों डोज ले लिए, यानी कि दूसरी डोज के बाद भी 14 दिन पूरे कर लिए हों। 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, लेकिन ऐप अभी तैयार नहीं है, लिहाजा ऑफलाइन वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन की शुरुआत की गई है। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीने का रेल पास ही मिल सकेगा, लेकिन महीनों से लोकल ट्रेन में चलने का इंतजार कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। वक्त जाया जाता था, पेट्रोल के लिए अलग से पैसे लगते थे, पेट्रोल के रेट्स भी बहुत बढ़े हुए हैं, तो वो एक आम आदमी के लिए उतना ये नहीं था, बोलते ना, परवड़ता नहीं था इतना। एटलीस्ट मुझे महीने का अभी 300 रुपीज़ का पास निकालना पड़ता है, तो मेरा बहुत पैसा बचेगा इसकी वजह से। बहुत हार्ड हो जाता था, 4-4 घंटा लगता था, लाइन लगाना पड़ता था, ड्यूटी पे जाना जल्दी होता है, लेकिन सुबह के टाइम पर हार्ड हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका टीके का दोनों डोज वो आना चाहिए और आपको यहाँ पर स्टेशनों पर फिलहाल आना है ऑफलाइन सिस्टम के तहत, और इस तरह से अपना एक सर्टिफिकेट लाना है फाइनल टीके का और साथ ही आधार कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी, और यहाँ पर सर्टिफाइड कराना है। इस तरह की ये BMC डेस्क लगी है जो चेक करेंगे और चेक करने के बाद सर्टिफाइड करेंगे, और ये स्टैंप इन्होंने लगा दिया। मुंबई MMR रीजन के 109 रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। BMC ने मुंबई के 53 रेलवे स्टेशनों पर 358 हेल्प डेस्क लगाए हैं। मुंबई में करीबन 20 लाख लोगों ने 2 डोज ले चुके हैं, 19 से 20 लाख लोग, और उनका जो भी आएंगे, जो ऑनलाइन जाएंगे, जो ऑफलाइन जाएंगे, उसके सभी का हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, करने की हमारी तैयारी है। और क्योंकि हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से तो रात में 11 बजे तक हमारा काम चलता रहेगा और लंबे समय तक काम चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी लोग आए सभी को हम कवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। स्वाभाविक है 15 अगस्त से लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी।
इसके लिए रेलवे भी अपनी तैयारी में जुट गई है। वर्तमान में मध्य और पश्चिम दोनों लोकल ट्रेनों में 26 लाख के करीब रोजाना लोग सफर कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद 9 से 10 लाख यात्री रोजाना बढ़ने की उम्मीद है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।